कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शुरू करते हैं आज अपन काव्य दोष। इससे पहले हमने काव्य गुण पढ़े हैं। कितने काव्य गुण हैं? 3। कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तीनों के उदाहरण याद रखना और तीनों की परिभाषा याद रखनी है। आज हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे काव्य दोष। काव्य दोष की प्रकार इसके देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा भी हम देखने वाले हैं। और जो अलग अलग काव्य दोष हैं उन समस्त काव्य दोषों के अपन उदाहरण सहित उनकी परिभाषा भी देखने वाले हैं। ठीक है ना, समस्त प्रकार के। जैसे हाफिली में अपन ने लिखा था ना कि एक परिभाषा उसकी याद रखना और एक उदाहरण याद रखना। तो कौन सा आया था अर्धवार्षिक में, याद है तुम्हें? काव्य दोष का पूछा था। श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं, उदाहरण भी पूछा था उसका। तो ऐसे आपको याद रखना, बोर्ड में भी आ सकता है, हो सकता है इसे रिक्त स्थान भी आवे और बड़ा प्रश्न भी पूछे। तो आपको सभी प्रकार के जो दोष हैं वो याद रखने, ज़्यादा जटिल नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं। नाम से ही ज़्यादातर तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा दोष है और उसका उदाहरण क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे काव्य दोष कहते किसे हैं, काव्य दोष किसे कहते हैं। प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। तो काव्य दोष जो है ना, काव्य दोष की अगर परिभाषा देखनी हो हमें, तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कुछ चीज़ों से कि जहाँ काव्य में जहाँ बाधा उत्पन्न हो जाए, काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए। भाई किस में बाधा उत्पन्न हो जाए? मुख्यार्थ में जहाँ बाधा उत्पन्न हो जाए वहाँ पे काव्य दोष होता है। एक्चुअली बाधा कहाँ उत्पन्न होती है उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, किसी भी काव्य रचना का अर्थ हमें समझ में नहीं आता। और या फिर ऐसा का, इसकी परिभाषा 2-3 टाइप से हम लिख सकते हैं कि काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है रस उत्पन्न करना। तो रस के उत्पन्न होने में जहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है वहाँ काव्य दोष होगा। या काव्य का जो अर्थ है उसको समझने में जहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है वहाँ पे काव्य दोष होगा। ठीक है, तो पहला तो आपको याद रखना है कि भाई काव्य दोष जो है कि जहाँ पर काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं उन तत्वों को आचार्यों ने काव्य दोष की संज्ञा दी है। उसको क्या संज्ञा दी है आचार्यों ने? भाई काव्य दोष की संज्ञा दी है। काव्य का उद्देश्य होता है रसानुभूति करना, रस की अनुभूति। किसकी अनुभूति होनी चाहिए? रस की अनुभूति होनी चाहिए। और इसमें जहां बाधा आती है, बाधा आने से उस मुख्यार्थ का अपकर्ष हो जाता है, उत्कर्ष नहीं होता। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना। अपकर्ष का मतलब होता है डाउन होना, नीचे जाना। तो वहां पे अपकर्ष होता है। किसका अपकर्ष होता है? मुख्यार्थ का। मुख्यार्थ माने मुख्य अर्थ का। तो इसलिए वहां पे अपकर्ष होता है। तो इसका मतलब क्या? कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई वहां पे क्या है? दोष है। और उसी को हम काव्य दोष कहते हैं। एक परिभाषा इसकी आप याद रखना कि जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है उसको काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोष किसे कहते हैं? जहां पे काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वहां पे काव्य दोष होता है। ठीक है, समझ में आया भाई? काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। मतलब 3-4 प्रकार से आपको समझा दिया कि मुख्यार्थ में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो काव्य दोष, रसानुभूति में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो काव्य दोष, मुख्यार्थ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो काव्य दोष। और ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि दोष है, इसलिए दोष होने के कारण उस कविता में, उस काव्य में दोष होने के कारण ये सारी चीजें होती है। अब सबसे पहला जो हमारा दोष है वो है श्रुति कटुत्व दोष। लिखो, नाम से स्पष्ट है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। इसका अर्थ होता है सुनना। और कटुत्व का मतलब होता है कड़वा, कड़वा। तो ऐसा शब्द जो सुनने में हमें कड़वा लगे, कानों को क्या लगे? कड़वा लगे। जो कानों को कठोर महसूस होता है, सुनने में कड़वा लगता है, वो श्रुति कटुत्व हुआ। और ऐसा दोष क्या कहलाता है? श्रुति कटुत्व दोष होता है। अब अर्थ देखो कि जब किसी कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से कानों में कटुता अथवा कड़वापन उत्पन्न हो जाए तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। समझ में आया? एक उदाहरण देखेंगे अपन बेस्ट। इसमें देखो, कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्गों के प्रयोग से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न होता है।
मतलब जहां पर कोमल वर्णों का प्रयोग होना चाहिए उन कोमल वर्णों के साथ साथ बीच बीच में कहीं पर कठोर वर्णों का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे ट वर्ग है, ट वर्ग है ना, तो ट वर्ग के जितने भी जो वर्ण हैं, ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ये जो है ये कठोर वर्ण है। तो इन कठोर वर्णों का अगर प्रयोग हो जाए तो वो क्या कहलाता है भाई? श्रुति कटुत्व दोष होता है ना। ट वर्ग, तो ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, न, ये होता है। जैसे एक उदाहरण लिखो उदाहरण, कटर कटर तंडुल चबात। लिखो कटर कटर, कटर कटर तंडुल चबात, चबात, हरी हंसी हंसी के, हरी हंसी हंसी के। तो ये ट है ना, ट त, ये कानों को चुभते हैं, ये वर्ण कानों को कठोर लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष है। कौन सा दोष हुआ भाई? ठीक है, क्लियर हुआ? बस इतना सा याद रखना है, श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं? परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए तो आप लिखेंगे कि ऐसे वर्ण जो सुनने में कानों को कठोर लगते हैं वो श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। इसका उदाहरण तो ये पंक्ति याद रखना आप, कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगला जो हमारा दोष है वो है च्युत संस्कृति दोष। लिखो नेक्स्ट, कि जहां किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, व्याकरण के नियमों का जहां उल्लंघन होता है। लिख लिया, जहां व्याकरण के नियमों का क्या होता है? उल्लंघन होता है, और भाषा, इससे क्या होता है? भाषा के संस्कार से गिरने के कारण वहां पे च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न होता है। सीधे सीधे याद रखना, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन। च्युत संस्कृति दोष में किसके नियमों का उल्लंघन होता है? व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिखेंगे, लिखो पहले। फूलों की लावण्यता, फूलों की लावण्यता, लिखो आप, लिखो, मैं बोलता हूँ। फूलों की लावण्यता देती है आनंद, फूलों की लावण्यता। अब इसमें दोष बताना है। फूलों की लावण्यता देती है आनंद, फूलों की लावण्यता देती है आनंद, ये एक पंक्ति है। इसको पूरा लिखना है तो चलो पूरा लिखो। अगली पंक्ति है, मधुप मस्त हो कुंज में, मधुप मस्त हो कुंज में, कुंज में, मधुप मस्त हो कुंज में, गाते छवि के छंद, गाते छवि के छंद। अब इसमें दोष कहाँ है बताओ? कई बार उदाहरण भी आ सकता है और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा दोष है। कभी परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है, जैसे एक पंक्ति दे दी आपको और फिर आपसे कहा जाएगा इसमें कौन सा दोष है, बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे च्युत संस्कृति दोष है, कहाँ पे, कौन से शब्द में दोष है? हाँ बोलो। देखो ये जो शब्द है ना लावण्यता, कौन सा शब्द है? ये लावण्यता में लावण्य शब्द ही भाववाचक संज्ञा है। लावण्य, लावण्य, लावण्यता की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता, इस पीछे वाले की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो ये बनेगा फूलों का लावण्य। अब की जगह भी आ जाएगा का, की जगह क्या आ जाएगा? फूलों का लावण्य। देती की जगह आ जाएगा देता है आनंद, ये होगा। तब व्याकरण के नियमों से ये इस प्रकार का वाक्य शुद्ध बनेगा, फूलों का लावण्य देता है आनंद। तो लिख लो, याद रखना ये चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला जो दोष है
वो है अश्लीलत्व दोष। कैसा दोष है भाई? अश्लीलत्व दोष। लिखो। अब देखो अश्लीलत्व दोष में क्या होता है पता है? कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो घृणास्पद होते हैं। क्या होते हैं? घृणास्पद या लज्जाजनक, मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें लज्जा आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब होता है काव्य में तो वहां पे अश्लीलत्व दोष होता है। तो जैसे लिखा है कि जब कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक, लज्जाजनक या अश्लीलत्व लिए हुए जो शब्द होते हैं, है ना, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहां कविता में भद्दापन उत्पन्न हो जाता है और उसके पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न होता है। किसका भाव उत्पन्न होता है? घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे अश्लीलत्व दोष होता है। लिख लिया? अब इसका उदाहरण देखते हैं। लिखो, जल्दी लिखो, अगर नहीं लिखा तो। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े क्या? आगे देखो, एक उदाहरण देखेंगे इसका, अश्लीलत्व दोष का उदाहरण। लगे, लिखो, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। तो भाई थूक कर चाटना, क्या कर चाटना? थूक कर चाटना गंदा हुगला शब्द है ना? हाँ, अच्छा नहीं है, मतलब एक घृणा उत्पन्न होती है। आए तो इसलिए यहां पे कौन सा दोष उत्पन्न हुआ? अश्लीलत्व दोष। हाँ, कौन सा दोष? अश्लीलत्व दोष। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखो। रावण के दरबार में अंगद का पाद। वैसे अब ये जो उदाहरण है ना, ये दूसरा उदाहरण, ये पहला है, ये अश्लीलत्व का। पाद शब्द का अर्थ होता है पांव, पैर, पग, पग, पैर, लेकिन इसे अपान वायु के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ये यहाँ पे अश्लीलत्व दोष है ना, लज्जाजनक शब्द है, तो ये अश्लीलत्व दोष हुआ यहाँ पे। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो अगला, क्लिष्टत्व दोष। कौन सा दोष? क्लिष्टत्व दोष। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्लिष्टत्व मतलब जिसमें क्लिष्टता हो, जिसमें जटिलता हो, जिसमें कठिनता हो, समझने में कठिनाई महसूस हो, वहां पे क्लिष्टत्व दोष होता है। लिख दिया? जहां किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आए वहां होता है क्लिष्टत्व दोष। वहां पे कौन सा दोष होता है भाई? क्लिष्टत्व दोष होता है। जहां अर्थ आसानी से हमें समझ में नहीं आए वहां पे क्लिष्टत्व दोष होता है। लिखो परिभाषा, इसका एक बेस्ट उदाहरण देखते हैं। परिभाषा लिख ली। क्लिष्टत्व दोष का एक शानदार उदाहरण, सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुग्यो आए। याद है ना, लिखा था अपने हाफिली में, वही बढ़िया उदाहरण वापस लिखना है। सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुग्यो आए, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माए। लिखे? चलो, सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुण्यो आए। दिख रहा है ये? सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुण्यो आए, सारंग सारंग में दियो। सारंग सारंग में दियो। लिखो, सारंग सारंग में दियो
सारंग सारंगमय। अब देखो पहला जो सारंग है इसका अर्थ है घड़ा। इसका अर्थ क्या है? घड़ा। सारंग ले सारंग चलियो, दूसरे सारंग का अर्थ क्या है भाई? हाँ, सुंदरी स्त्री, सुंदरी। सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पुण्य है। सारंग क्या है? हाँ, बादल। वेरी गुड, बादल। अब देखो सारंग, सारंग माने वस्त्र। सारंग सारंग में दियो, सारंग माने घड़ा, घड़ा। और सारंग सारंग में दियो, और सारंग सारंग में, सारंग माने सुंदरी, सुंदरी। और ये सारंग का मतलब होता है सरोवर, सरोवर। अब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा? बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका क्लिष्टत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष का उदाहरण है। कौन सा दोष का उदाहरण है भाई? लिख लिया सबने? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हो भाई, और अच्छे होशियार हो गए हो। कैसे होशियार हो गए हो भाई? हाँ, नेक्स्ट लिखो न्यून पदत्व दोष। कौन सा पदत्व दोष? न्यून पदत्व दोष। किसी शब्द या पद की कमी रह जाए, काव्य रचना में किसी शब्द या पद की क्या रह जाए भाई? कमी रह जाए। बस संक्षिप्त में लिख दो, किसी शब्द या पद की कमी रह जाए। ज्यादा लंबा मत लिखो, ये तो बाकी चीजें समझाने के लिए होती हैं। समझना इतना ही है, जो आपको समझ में आ जाए उतना ही लिखना है, शॉर्ट में लिखा करो। न्यून पदत्व, जैसा नाम से स्पष्ट, न्यून मैंने कम, पदत्व मैंने पद, यानी कि पद या शब्द की कमी वाक्य में। तो वहां पे क्या होगा? अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं होता है, तो फिर उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो जोड़ना है, तो चलो नेक्स्ट यहां पे हम इसका उदाहरण लिखते हैं। जैसे अपन ने लिखा था, आपको याद होगा, कृपा दृष्टि हो जाए यदि, लिखा था ना भाई? सरल सरल उदाहरण लिखते हैं ताकि याद हो जाए। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि हो जाए यदि, कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जाएंगे काम, बन जाएंगे काम, बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे काम। अब देखो ये जो वाक्य है ना, इससे पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ शब्दों की कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है? जैसे ऐसे है कि कृपा दृष्टि हो जाए यदि, पर किसकी कृपा दृष्टि? हाँ, तो ऐसे हो ना कि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए आपकी, या कृपा दृष्टि हो जाए भगवान की, ईश्वर की। अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाएंगे काम। तो बन जाएंगे किसके काम? हमारे काम, है ना, ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाए। तो यहाँ पे शब्दों की कमी रह गई है, ये न्यून पदत्व दोष का उदाहरण है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट अगला उदाहरण लिखिए, अधिक पदत्व दोष। अभी हमने न्यून पदत्व पढ़ा था, उसी का ऑपोजिट है, उसी का विपरीत है अधिक पदत्व दोष। इसमें क्या होता है? कुछ शब्द अधिक आ जाते हैं, और अगर उनको हटा भी लेना तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनको हटा देने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पे अधिक पदत्व दोष होता है। लिखो फटाफट से लिखो, इसका उदाहरण लिखो एक बढ़िया सा। पुष्प पराग के, यही लिखा था पहले? हाँ, पुष्प पराग के रंग कर, पुष्प पराग के रंग कर गुंजरता है, पुष्प पराग के रंग कर गुंजरता है भौरा। यहाँ पे पुष्प शब्द जो है ये भाई, ये अधिक है, इसको अगर हटा भी लें तो इसकी आवश्यकता नहीं है, अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखो। इसमें क्या होता है? अक्रमत्व दोष में
क्रम टूट जाता है, शब्दों का क्रम टूट जाता है, क्रम ठीक नहीं होता है तो वहां पे अक्रमत्व दोष होता है, क्रम जहां बिगड़ जाता है। इसका एक उदाहरण लिखे, इसका एक अच्छा सा उदाहरण लिखते हैं। चलो उदाहरण लिखो, राम गए फिर वन में, राम गए फिर वन में भरत पहुंचे कुछ दिन में, राम गए फिर वन में भरत पहुंचे कुछ दिन में। यहाँ पे क्रम जो है वो टूट गया है, क्रम टूट गया है, क्रम ठीक नहीं है, क्रम बदल गया है शब्दों का। क्या बदला है, कौन सा शब्द कहाँ होना चाहिए बताओ फिर। हाँ देखो ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से लिखना है कि राम गए वन में फिर भरत पहुंचे कुछ दिन में, कुछ दिन में। भाई पहले भगवान राम जी गए थे, बाद में फिर जब चित्रकूट पहुंचे तो वहां पे आपको याद है चित्रकूट में सभा हुई थी, तो वहां भरत जी गए थे बाद में उनको मनाने के लिए, तो भरत जी बाद में पहुंचे थे ना, तो फिर भरत पहुंचे कुछ दिन के बाद में। तो ये फिर शब्द जो है ना यहाँ पे जो आया ना, यहाँ ना आकर के यहाँ आएगा, राम गए वन में फिर भरत पहुंचे कुछ दिन में, तो ये अक्रमत्व दोष हो गया। ठीक है, क्लियर है, मिटा दूं, लिख दिया, नहीं लिखा तो लिख दो, लिख दिया सबने, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट और देखो पुनरुक्त दोष, फटाफट से लिखो पुनरुक्त दोष। ये एक लाइन लिख लो खाली, ज्यादा पूरा लंबा नहीं लिखना है। एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग जहां होता है वहां पुनरुक्त दोष होता है। शब्द से स्पष्ट है, पुनः उक्ति, दोबारा से आना शब्दों का जब जरूरत नहीं है फिर भी। लिख दिया, ये उदाहरण लिखो, इसका उदाहरण लिखो, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। अब देखो भाते, भाना मैंने अच्छा लगना, और अच्छा लगना वापस रिपीट हुआ है, तो सेम रिपीटेशन हो रहा है शब्दों का, अनावश्यक है। अगर इसकी जरूरत नहीं है, दोनों में से भाते अगर नहीं भी आवे तो चल जाएगा। कोमल वचन सभी को अच्छे लगते, ठीक है। तो इस तरीके से ये पुनरुक्त दोष हुआ। लिख दिया सबने, क्या इधर लिखना है भाई, लिख दिया आपने, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, इसका उदाहरण हम देख चुके हैं। हाँ, एक है ग्राम्यत्व दोष किसे कहते हैं, ग्राम्यत्व दोष किसे कहते हैं, लिख दो ग्राम्यत्व दोष, खाली एडिंग डाल दो ग्राम्यत्व दोष, लिखो। जहां पे गंवारू शब्दों का प्रयोग होता है, जहां पे गंवारू शब्दों का प्रयोग होता है वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। लिखो, उदाहरण लिखो इसका, परिभाषा तो इसकी लिख दी ना आपने, परिभाषा इसकी लिखो। जब काव्य में गंवारू या बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, काव्य में कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, गंवारू या बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है। गंवारू या बोलचाल के शब्द, उदाहरण लिखना है, मच्चक मत चलो। तो मच्चक शब्द जो है ये गंवारू शब्द है, इसके जगह आएगा मटक कर मत चलो, है ना, मटक कर मत चलो। सिंपल सा उदाहरण
अच्छा सा उदाहरण, इजी सा उदाहरण याद रखो। काव्य दोष किसे कहते हैं? काव्य दोष किसे कहते हैं बताओ। देखो वापस पीछे मत देखो, वापस तुम लोग पत्ते खोलो मत, सीधा याद होना चाहिए कि रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। रसानुभूति में बाधक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। या फिर आप लिख सकते हो मुख्यार्थ में बाधक तत्व, मुख्यार्थ में बाधक तत्व या बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व, बाधक तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। समझ में आया? या रस का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये परिभाषाएं लिखनी है, याद रखना है। अब काव्य दोष किसे कहते हैं? उदाहरण तो काव्य दोष तो अब इतने सारे अपन ने काव्य दोष लिखे हैं ना, कहीं पे अक्रमत्व दोष, कहीं पे न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, दुष्क्रमत्व, च्युत संस्कृति दोष, कोई भी एक दोष का उदाहरण लिख देना अगर आता है तो। ये मत उसमें फिर ये नहीं सोचना कि हमें काव्य दोष का उदाहरण तो लिखा है नहीं। तो ये जो अपन ने विभिन्न प्रकार के जो काव्य दोष किए हैं ना, वो सभी काव्य दोष हैं। तो उसमें से किसी भी एक दोष का उदाहरण लिख देना अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो। लिख लोगे ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना अगला प्रश्न है, च्युत संस्कृति दोष किसे कहते हैं? च्युत संस्कृति, व्याकरण के नियमों का जहां उल्लंघन होता है वहां पे च्युत संस्कृति दोष होता है। अभी भी पढ़ चुके हैं अपन। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला। अश्लीलत्व दोष, अभी हम लिख चुके हैं ना, रावण के दरबार में अंगद का पाद। हाँ, इसके बाद क्लिष्टत्व दोष, सारंग ले सारंग चलियो, लिखा ना अपन ने। हाँ, इसके बाद दुष्क्रमत्व और अक्रमत्व में दोष क्या है? देखो दुष्क्रमत्व में तो क्या होता है, लोक परंपरा शास्त्रीय विधि के विरुद्ध कोई बात कही जाती है। और अक्रमत्व में क्या होता है, क्रम टूट जाता है। जैसे भरत गए फिर वन में, नहीं राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में, तो यहाँ पे फिर शब्द जो है वो भरत से पहले आना चाहिए। तो ये इस तरीके से अक्रमत्व दोष हो गया। तो ये था अपना आज दोष थे, वो काव्य दोष जो अपन ने कंप्लीट किए हैं। समझ में आया कि नहीं आए? क्लियर है? अब अगर नहीं आए तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यास करना पड़ेगा, लिख के करो और क्रम से लिख दो, सारे उनकी परिभाषा सबके लिख दो और उसके एक एक उदाहरण लिख दो। वैसे नाम से स्पष्ट है, समझ में तो आ जाएगा, कोई भी पूछा तो, पर उसका उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। अगर परीक्षा में पूछा गया तो फिर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसका उदाहरण एक एक याद कर लेना। कल अपन इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे, जितने इस टाइप से जितने भी बनते हैं इसके MCQs हैं, लघुत्रात्मक है, रिक्त स्थान वाले हैं, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई?